हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी कक्षा 5 का अध्याय 9, ठीक है, जिसका नाम है भारत के महान व्यक्तित्व। आज इस क्लास में हम इस अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम जो भारत के महापुरुष हुए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, इस प्रकार से जो जो हमारे भारत के महान पुरुष हुए जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ अच्छा किया, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, तो उनका आज हम जीवन परिचय इस अध्याय में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, अध्याय में सबसे पहले दे रखा है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय और जीवन कांड। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? तो वीर शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग के शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। यानी कि इनके जो पिताजी थे वो राजा थे। कहाँ के थे? शिवनेरी दुर्ग के। ठीक है, शिवनेरी एक जगह का नाम था, वहाँ के वो राजा थे जिनका नाम था शाहजी भोसले, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनकी माँ का नाम था जीजाबाई, उनके वो पुत्र थे। और इनके जीवन पर माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव एवं गुरु रामदास की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके जो जीवन है उस पर उनकी माता जी जीजाबाई और दादा कोंडदेव एवं गुरु रामदास की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। और इनकी शिक्षाओं से शिवाजी के स्वतंत्रता, स्वाभिमान, वीरता, साहस और बलिदान की भावना जागी। वे एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए। ठीक है, और जो भी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुरु से, अपनी माता से सीखा, उनसे वे एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए, जिससे उन्होंने अपना जो साम्राज्य था मराठा उसको आगे खूब बढ़ाया और विकसित किया। ठीक है, बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने के खेल खेला करते थे। यानी कि जब शिवाजी महाराज छोटे थे बचपन में, ठीक है, तो शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा कर, यानी कि जब वो छोटे थे तब उनके उम्र के जितने भी बच्चे थे और उनके साथ मिलते और वो कौन सा खेल खेलते थे? वो खेल खेलते थे उनके नेता बन, यानी कि कोई नेता बनता था, कोई राजा वगैरह ऐसे बन, और किले को जीतने के खेल खेला करते थे। यानी कि एक नकली किला बनाते थे, ठीक है, वापस उनको जीतने का एक खेल खेला करते थे। ठीक है, ये सब एक खेल था, यानी कि नाटक के रूप में खेला जाता था, जो कि वो बचपन में खेलते थे। अगला है कि युवा होते ही जब उन्होंने पुरंदर और तोरण के किलों को जीता, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने युवा अवस्था में, यानी कि जब वो बड़े हुए थोड़े से, तब उन्होंने पुरंदर और तोरण, ये जगहों के नाम है, पुरंदर और तोरण, ठीक है, उन किलों को जीता तो दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैल गई। जब उन्होंने उन किलों को जीता तब दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैल गई, यानी कि उनका जो साहस और हिम्मत, ठीक है, उनका जो नाम था वो दूर दूर तक फैल गया। वे गुरिल्ला या छापामार युद्ध में निपुण थे। ठीक है, गुरिल्ला और छापामार युद्ध एक उनकी युद्ध की नीति या फिर एक युद्ध की योजना होती थी, जो कि वो पहाड़ी एरिया में ज़्यादा करते थे। पहाड़ी एरिया जैसे कि जंगल का कोई एरिया हो गया, क्षेत्र जो भी होते हैं जंगल के, पहाड़ के, उस एरिया में ये युद्ध किए जाते हैं, गुरिल्ला या फिर छापामार युद्ध, एक युद्ध नीति होती है। इस युद्ध में ये निपुण थे, यानी कि इस युद्ध में वे कुशल थे। अगला दे रहे, उन्होंने आत्यताई मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। ठीक है, वे उसकी धार्मिक कट्टरता, क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध थे। ठीक है, और जो आत्यताई मुगल शासक था जो कि अपने भारत पे उस समय राज करता था, जिसका नाम क्या था? औरंगजेब, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ वो जिसने ताजमहल बनाया। ठीक है, तो औरंगजेब
कि नाक में दम कर दिया था, यानी कि औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने बहुत ही परेशान किया था। क्यों? क्योंकि जो शिवाजी महाराज थे वे उसकी धार्मिक कट्टरता, क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध थे। यानी कि जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर राजा था, यानी कि बहुत ही बुरा राजा था। वो ना तो किसी पे दया दिखाता था, ठीक है, और बहुत ही अत्याचार करता था जनता पे, ठीक है, और धार्मिक कट्टर था, जिस कारण उसके वो शिवाजी महाराज थे वो विरुद्ध थे। इस कारण से शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया, ठीक है। यानी कि शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया, ठीक है। यानी कि औरंगजेब ने बीजापुर के द्वारा एक जो उनका सेनापति था उसको छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा था, जिसका नाम था अफजल खां, ठीक है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने आए थे, लेकिन उल्टा उन्होंने उसे मार दिया था। ये अफजल खां जो था वो लगभग ऐसा कहा जाता है वो 9 से 10 फुट उसकी हाइट थी, ठीक है, मतलब ऐसे दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा था। इस प्रकार से उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का सूबेदार शाइस्ता खां भी शिवाजी के आक्रमण से घबराकर भाग गया था, और मुगल शासक औरंगजेब का एक सूबेदार था, यानी कि आजकल फौज में कर्नल वगैरह होते हैं उस प्रकार का वो सूबेदार शाइस्ता खां भी शिवाजी के आक्रमण से घबराकर भाग गया। जब शिवाजी ने आक्रमण किया, जब शिवाजी से युद्ध लड़ने गए, तब वो शिवाजी से घबरा गया और वहाँ से भाग गया। और आगे मिर्जा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, और कालांतर में सुरक्षा के आश्वासन पर उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जहाँ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने पर शिवाजी क्रोधित हुए, जिससे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, परंतु शिवाजी अपने साहस एवं चतुराई के बल पर वहां से बच निकले। अब क्या हुआ कि सुरक्षा के आश्वासन पर, यानी कि मिर्जा राजा जय सिंह जो अपने जोधपुर के राजा हुआ करते थे, मिर्जा राजा जय सिंह उन्हें कहा जाता था, उनके बीच और शिवाजी महाराज के बीच एक पुरंदर की संधि हुई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि कालांतर की सुरक्षा आश्वासन पर उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए, यानी कि शिवाजी महाराज को जय सिंह ने आश्वासन दिया कि आपको वहाँ पे कोई भी प्रकार का खतरा भी नहीं होगा, ना आपको कोई वहाँ पे कैद करेगा, आप जा सकते हैं उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए। औरंगजेब की जो मीटिंग होगी, सभा होगी, उसमें आप जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज से तो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, और जहाँ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने पर, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, यानी कि उनकी वहाँ पे बेइज्जती की गई, तो शिवाजी महाराज जो थे वो क्रोधित हो गए, और इस कारण से जो औरंगजेब है उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी साहस और चतुराई के बल पर वहाँ से बच निकले, यानी कि जो मिर्जा राजा जय सिंह था उनने उसकी मदद से वहाँ से वो बच गए औरंगजेब की कैद से, ठीक है। अगला है, शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर, कई अलग अलग किलों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीर गति पाई, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई अलग अलग जगहों पर, कई अलग अलग जितने भी दुर्ग के किले बने हुए थे उन पर अधिकार किया, ठीक है। उनमें से एक उनका मेन था सिंहगढ़ दुर्ग, ठीक है, जिसे जीतने के लिए उन्होंने अपने सेनापति तानाजी को वहाँ पे भेजा था। तानाजी को अपने सैनिकों के साथ भेजा था जिसे जीतने के लिए, और तानाजी उस युद्ध में उस किले को जीतने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई उस युद्ध में। और सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज तिलक हुआ और छत्रपति की उपाधि मिली। और सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज तिलक हुआ, यानी कि रायगढ़ के किले का राजा बनाया गया शिवाजी को, और उनको छत्रपति की उपाधि मिली। तब से इनका क्या नाम है,
छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है। शिवाजी का विवाह सईबाई निंबाळकर के साथ हुआ, जिन्होंने संभाजी को जन्म दिया। ठीक है। और शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बने। शिवाजी का विवाह किससे हुआ? सईबाई निंबाळकर के साथ हुआ। शिवाजी की पत्नी का नाम था सईबाई निंबाळकर, जिन्होंने संभाजी को जन्म दिया। ठीक है। संभाजी उनके बेटे का नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज के। और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद वहाँ के राजा कौन बने? संभाजी। अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्राणों की भी परवाह न करने वाले शिवाजी को हम एक सच्चे राष्ट्रनायक के रूप में याद करते हैं। यानी कि जो शिवाजी महाराज थे छत्रपति, उन्होंने अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपने यानी कि अपने प्राणों की कोई भी चिंता नहीं की। और न करने वाले जो शिवाजी थे उनको हम अपने सच्चे राष्ट्रनायक के रूप में याद करते हैं एंड उनसे प्रेरणा लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और आज़ादी की लड़ाई में देश के युवाओं को इस जोशीले नारे ने जोड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम था सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर जन्मे सुभाष चंद्र बचपन से ही होनहार और थे। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके माता पिता का नाम था, उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी और उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा के कटक में। यानी कि ओडिशा जो राज्य उसके एक जगह पड़ती है कटक, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और हुआ कब था? 23 जनवरी 1897। ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित सुभाष ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठित सिविल सेवा को ठुकराकर देश सेवा का प्रण लिया। यानी कि रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा को ठुकराकर देश सेवा का प्रण लिया। ठीक है। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा एक उनको पद मिला उनकी सरकार में, तो उन्होंने वो ठुकरा दिया अपने देश के लिए। यानी कि उनको लगा कि भाई ये गलत है, क्योंकि ये मेरे देश में आके और हम पे ही अत्याचार करके फिर हम इनके यहाँ काम कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक है। सुभाष चंद्र सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक पार्टी थी उसके अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है। यानी कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, जो एक पार्टी थी भारत की अपने। और बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक क्या एक गठन था उनका। ठीक है। और अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय पे उन्होंने जापान का सहयोग लिया, उनसे मदद ली और आज़ाद हिंद फौज नाम का एक गठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उनके द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो गठन बनाए थे, जो उन्होंने आंदोलन चलाए थे, उसमें उन्होंने एक तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दूसरा जय हिंद, इस प्रकार के नारे दिए थे उन्होंने। ठीक है। अगला देखते हैं। सन 1943 में उन्होंने सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया। और सन 1943 में उन्होंने
सिंगापुर के सुप्रीम कमांडर, ठीक है, के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया। यानी कि सन 1943 में वो सिंगापुर के एक सुप्रीम कमांडर थे, सुप्रीम कमांडर के पद पे थे, और उस समय उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। दिल्ली चलो का नारा दिया यानी कि यहाँ से दिल्ली चलते हैं, और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का फैसले किया। और उस गठन का नाम क्या था? आज़ाद हिंद सरकार। और बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। और अंग्रेजों का अंडमान निकोबार द्वीप पर भी कब्जा था, उनसे कब्जा छीनकर सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे कब्जा किया, और उनका नाम क्या रखा? शहीद और स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार की जगह रखा शहीद और स्वराज द्वीप, ठीक है। अब उन्होंने ही सबसे पहले सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यानी कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में, पहले के समय में फ़ोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, रेडियो वगैरह होते थे, उनसे न्यूज़ आती थी, आवाज़ आती थी, ठीक है। तो रेडियो पे जब वो भाषण दे रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने ही, जब वो सिंगापुर में थे तो उन्होंने रेडियो प्रसारण में कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और साल 2021, ठीक है, उसमें सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती आती है, ठीक है, उस समय पे उस दिन को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? पराक्रम दिवस। और हम भारतीयवासी भारत माँ के इस वीर सपूत को नेताजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हमने किताबों में पढ़ा है इनके बारे में और कई जगह सुना भी है। तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और उनका जीवन परिचय। आगे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार पटेल, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। क्यों कहा जाता है समझते हैं। तो गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित है, ठीक है। गुजरात में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है नर्मदा। उस नदी के किनारे, यानी कि एक जिला है नर्मदा, उस जिले का नाम भी नर्मदा है, ठीक है, और उसमें एक नदी है नर्मदा नदी, उसके किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यानी कि उसके किनारे पे एक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है, सबसे बड़ी। उस मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। ये मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो देश के अपने पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे, ठीक है। और अपने मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण इन्हें लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, ठीक है। अपने मजबूत इरादे और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण इन्हें लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को, ठीक है। और हुआ कहाँ पे? नडियाद, जो कि एक गुजरात में जगह पड़ती है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम था झवेर भाई पटेल एवं उनकी माता का क्या नाम था? लाडबा देवी, ठीक है। और उनकी शुरुआती शिक्षा मुख्यतः स्वास्थ्य से ही हुई, यानी कि उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो मुख्यतः कहाँ से हुई? स्वाध्याय से ही हुई, ठीक है। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। और जब वो लंदन गए तो उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, और जब वो वापस आए, अहमदाबाद आए, और वहाँ पे उन्होंने वकालत की, ठीक है। और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया।
और वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अपने, वो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था। और सन 1818 में खेड़ा सत्याग्रह, 1928 में बारडोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वर्दी के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, और बारडोली आंदोलन में सफलता पर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं 1928 में बारडोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वर्दी के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह यानी कि एक अंग्रेजों द्वारा कर वसूला जाता था अपने किसानों से। ठीक है, और दूसरा है 1928 में बारडोली सत्याग्रह। इसके द्वारा ये एक करों का नाम है, जो कि एक लगान वसूला जाता था अपने किसानों के द्वारा, किसानों के ऊपर से। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो किसानों पर अंग्रेज द्वारा जबरन थोपी गई लगान, यानी कि उनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया जाता था। इस कारण से उसके विरुद्ध जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने संघर्ष किया और बारडोली आंदोलन में सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। ठीक है, और बारडोली आंदोलन जब हुआ तो वहाँ पे वो सफलता जब उनको मिली, और तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने उनको सरदार कहकर सम्मान दिया। ठीक है, तब से उनका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देश की आज़ादी के बाद अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देसी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी उन्होंने। और इनकी जन्म दिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि देश की आज़ादी अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देशी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी उन्होंने। और इनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर। तो इस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत सरकार ने सन 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने इनको 1991 में, जब ये जीवित नहीं थे, तब उनको भारत रत्न दिया। ठीक है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनको श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, तो इसी के साथ इस अध्याय को हमने अच्छे से अभी तक समझ लिया है। इसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य शुरू करते हैं।